जय गणेश मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बात करते हैं, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो चैप्टर का नाम डाल दें करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा यूनिट सेकंड है। देखिए, इससे पहले जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस थे चैप्टर 1 चैप्टर 2 में। वो जो टॉपिक्स थे वो ध्यान रखिएगा स्टैटिक चार्ज की पोजीशन में थे, यानी अभी तक ध्यान देने वाली बात थी चार्ज जो था वो एट रेस्ट था। चार्ज एट रेस्ट, अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े उनमें कहीं चार्ज को मूव करते हुए देखा नहीं गया है। वो कैरी ओवर करके लाना टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अलग बात है, लेकिन मोशन की प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं किया गया। इसीलिए उस यूनिट का नाम जो पीछे पढ़ी हम लोगों ने, उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें चार्ज मूव करेगा, फ्लो करेगा। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी स्टडी यानी मोशन की, चार्ज के मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे उसी का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक की जो स्टडी हुई वो क्या हुई? केवल रेस्ट की पोजीशन में। अब उसी चार्ज को मूव करने की कोशिश की जा रही, मूव कराई जाएगी, उससे जो बनेगा उसकी स्टडी की जाएगी। तो सबसे पहला जो इसमें आर्टिकल बनेगा वो नाम है इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट आर्टिकल हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं उसका नाम डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट। इससे आप थोड़ा बहुत ऑलरेडी जानते, इसको इंट्रोड्यूस हैं, इससे आप जानते हैं इसको। जब किसी कंडक्टर में चार्ज मूव करता है, फ्लो करता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसके फ्लो की रेट को अगर कैलकुलेट किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आप लोग जानते हो, आई से डिनोट करते हैं। कभी हम कैपिटल आई भी लिखेंगे, कभी हम स्मॉल आई भी लिखेंगे। तो अगर हम फॉर्मुलेट करें इसको तो चार्ज पर यूनिट टाइम, ध्यान देना, चार्ज का फ्लो मेजर किया जाएगा लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चार्ज पर यूनिट टाइम जो फ्लो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी कह सकते हैं। तो इससे हम एक डेफिनेशन बनाएंगे और दूसरी हम इसके आगे। तो पहली लाइन तो लिखिएगा, पहली जो डेफिनेशन बनेगी फर्स्ट लिखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज across a conductor in unit time is called electric current। यानी कि जब चार्ज मूव करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, तब उसका टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट निकलेगा वो हम बोलेंगे उसको क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग आई सिंबल से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, पहले डेफिनेशन, फिर हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब बात आती है यूनिट ऑफ करंट। अगर हम इससे बनाए फॉर्मूले से यूनिट तो बनेगी हमारी कूलम्ब पर सेकेंड। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी ध्यान रखिएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी होती थी? 7। फंडामेंटल कौन कौन सी होती थी? डिस्टेंस, मास, टाइम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है या करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका अपना इंडिपेंडेंट यूनिट होगा
और इसका यूनिट होता है क्या, एम्पियर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या बताएंगे, एम्पियर बताएंगे। ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले से बना दिया, बट फंडामेंटली आप एम्पियर लिखेंगे। तो जो डायमेंशन बनेगी, ध्यान रखिए, डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, ए, कैपिटल ए लेटर रहेगा इसका। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको तैयार करना है। देखिए हमने डेफिनेशन सीखी, फॉर्मूला सीखा। ये फॉर्मूला क्लास 10th में था, Q=IT ऐसे पहचानते थे हम लोग। ठीक है, तो यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई। अब बात करते हैं ये स्केलर है या वेक्टर है। तो मैं कहता हूँ इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। अब इसी पे बात होगी थोड़ी सी। हमने बोल दिया इट इज स्केलर क्वांटिटी। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि हम तो करंट की डायरेक्शन भी शो करते थे। आपने कभी सर्किट वगैरह देखे होंगे, या हम लोग बैटरी या सेल बनाते हैं कभी, देखिएगा तो करंट पॉजिटिव वाली प्लेट से निकालना दिखाते कि नहीं दिखाते, बताओ, एरो बनाते हैं। करंट को हम लोग डायरेक्शन वाइज रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मैंने क्या लिख दिया, स्केलर। हमने क्या बोल दिया, स्केलर। क्वेश्चन समझना जरा, हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि करंट स्केलर है, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं सर्किट्स में कि करंट के लिए डायरेक्शन शो की जाती है एरो बना करके। शायद आपने कभी सर्किट्स वगैरह देखे हो तो उनमें एरो बनाते हैं हम लोग। तो जब हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है, हर फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड। बोलो भाई, मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन होती है या नहीं होती इसी पर डिपेंड करता है वो स्केलर है कि वेक्टर है। तो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्केलर। ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? आपसे सपोज करिए वाइवा वाइस में या वाइवा में या कहीं कोई पूछ दे आपसे कि भाई बताओ इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो आप कह दोगे भाई स्केलर है। क्या कह दोगे? तो सामने वाला आपसे कहेगा हम लोग तो यार एरो बनाते हैं, ऐसे डायरेक्शन शो करते हैं, फिर कैसे स्केलर है? ये प्रूफ कर दीजिए बात। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम भाई? स्केलर है वेक्टर है ये डिसाइड करने के लिए जब हम उनको ऐड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, एडिशन तो समझते हैं ना, प्लस, जब हम प्लस करते हैं तो अगर सिंपल अलजेब्रा के रूल फॉलो हो रहे हों तो समझ लीजिएगा वो स्केलर है। और अगर वेक्टर अलजेब्रा यूज़ हो रही हो, यानी वेक्टर पढ़ाएं 11th में, वेक्टर एडिशन रूल, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम मेथड, जब वो होल्ड हो उसका यूज़ करना पड़े तो क्वांटिटी वेक्टर है। कभी कभी हम डायरेक्शन भी दे देते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि डायरेक्शन है तो वो वेक्टर है। वेक्टर होने के लिए गारंटी क्या होनी चाहिए कि वो एडिशन रूल जो वेक्टर्स के हैं उसे होल्ड करे। अभी भी आप थोड़ी सी बात अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं पहले बताता हूँ कि हम करंट को डायरेक्शन कैसे देते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। तो आप देखिए करंट, चार्ज की कितने टाइप्स बताए हमने आप लोगों को पहले। चार्ज के कितने टाइप होते हैं? पॉजिटिव और देयर आर 2 टाइप। कोई तीसरा टाइप चार्ज का होता? पहले ये बताओ, क्या किसी के मन में कोई थर्ड काइंड चार्ज का है? नहीं है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। अभी हम बात करें कि अगर किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो, क्या मोशन में हो? पॉजिटिव चार्ज इन मोशन, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, ये चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। ये भी तो करंट डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? बताओ भाई। हमने डेफिनेशन में बोला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसमें ये कहीं नहीं बोला कि पॉजिटिव या निगेटिव। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, अगर फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो श्योर वो करंट जनरेट करेगा। अभी हम पॉजिटिव ले रहे हैं फिलहाल। तो हमने कहा अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, देखिए, और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो करंट के मोशन की डायरेक्शन कैसी बनाएंगे, हम इस पे बात करते हैं। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, भैया खुश रहो, जो मूवमेंट ऑफ करंट होगा, ध्यान रखिए, वो इसी डायरेक्शन में हो गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द करंट। किस डायरेक्शन हो गई? अलोंग द पॉजिटिव चार्ज। कौन सी इसकी डायरेक्शन है? अलोंग द पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हम सर्किट में अगर ये जान पाए कभी कि पॉजिटिव चार्ज किस तरह मूव कर रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी वही डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगी। एक बात दिमाग में रख लीजिए, ठीक? तो डायरेक्शन तो हो गई करंट की। अब हम निगेटिव चार्ज को पर्सपेक्ट में ले रहे हैं। देखिए जरा, अगर हमारे मोशन में निगेटिव चार्ज हैं, ध्यान से सुनना जरा,
कहीं भी एक बात और ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। किसी भी कंडक्टर में जिस तरह पॉजिटिव चार्ज आएगा उससे अपोजिट निगेटिव चार्ज का मोशन होगा। हमने जैसे बता दिया, एक कोई कंडक्टर ये है, इसमें निगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, मोशन ऑफ द निगेटिव चार्ज, ये राइट की साइड जा रहा है, ऐसा लेट किया, क्योंकि पॉजिटिव को हमने किधर लेट कर लिया था, लेफ्ट की तरफ। तो हम ये भी बता रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर में दोनों ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग होंगे तब तो कोई बात ही नहीं, चाहे वो लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, जब बोथ टाइप ऑफ कैरियर्स मूव करेंगे तो वो हमेशा एक दूसरे से अपोजिट। कोई पूछ सकता है सर एक साथ क्यों नहीं जा सकते हैं, रीज़न बताओ, तो रीज़न भी समझ लो। मोशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, याद है, ये बताया था, पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव। अब यहाँ देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो किस तरफ को मूव करेगा बताओ, निगेटिव प्लेट की तरफ, और निगेटिव चार्ज डालोगे तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ। चार्ज का मूवमेंट पोटेंशियल डिफरेंस से बनता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। वोल्टेज का डिफरेंस, वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज नहीं तो चार्ज मूव नहीं करता है। कैसे, जैसे वाटर है, अगर वाटर लेवल सेम हो तो क्या वाटर मूव करेगा, जब तक एक साइड थोड़ा डाउन एक साइड अप नहीं होगा तब तक वाटर मूव नहीं करता है। वाटर लेवल सेम होने पर उसका मोशन क्या हो जाता है, फ्रीज, जीरो। ऐसे ही यहाँ चार्ज मूव होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज मूव नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस किससे बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड से, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो मैं ये कह रहा था इनका मोशन अपोजिट होगा। अब लेकिन यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, बात ये उठती है, अगर निगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट कंसीडर होती है वो इसके मोशन के अपोजिट होती है। यानी इस बार करंट इधर जा रही, देखिए दोनों में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेना। इसको नाम देते कन्वेंशनल करंट, क्या नाम दिया जाता है, कन्वेंशनल करंट, जो पॉजिटिव चार्ज से बनती है। और इसको, ये जो निगेटिव चार्ज से बनती है, इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन कंसीडर होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये पहली बात समझ लीजिए। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट मूवमेंट की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है, देखनी है, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ रहे हो वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, या फिर जो निगेटिव की फ्लो की डायरेक्शन उससे अपोजिट। तो ये तो डायरेक्शन हो गई। इससे एक बात तो क्लियर है कि डायरेक्शन तो यूज करते हैं हम लोग करंट की, फिर भी हम बोल रहे हैं स्केलर है। तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि सपोज करिए एक वायर ये है जो 3 एम्पियर करंट लेकर आ रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक वायर ये कितनी करंट लेके आ रहा है, और दूसरा वायर इसी की परपेंडिकुलर मैंने यूज कर दिया, और ये सपोज करो 4 एम्पियर करंट लेके आ रहा है। ध्यान से समझना जरा बात को। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 कंडक्टर ले लिए जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और अलग अलग अमाउंट इनके साथ कैरी ओवर हो रहा है। इनके बाद यहाँ एक जंक्शन बना करके एक हमने वायर ऐसे निकाल दिया। अब हम अगर आपसे पूछें कि इस वायर में कितने एम्पियर की करंट पहुंचेगी नेट, तो ये पहुंचेगी कितनी, 7 एम्पियर। कितनी पहुंचेगी, 7 एम्पियर। का मतलब क्या है, डायरेक्ट 3 + 4। ये नॉर्मल अलजेब्रा में यही तो करते हो भाई, मैथमेटिक्स में 3 + 4 7। लेकिन अगर इसको हम वेक्टर के हिसाब से सोचना जरा, वेक्टर कैलकुलस, या यूँ कहिए वेक्टर अलजेब्रा, यूँ कहिए वेक्टर प्रॉपर्टीज, तो वेक्टर एडिशन के हमने 2 रूल सिखाए थे, एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल मेथड। दोनों में ही रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, R = √p² + q² + 2pq cos थीटा होता था कि नहीं होता था, बताओ। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती, ध्यान से समझना जरा, तो फिर रिजल्टेंट हम इस तरह से निकालते, 3² + 4² प्लस ये cos 90 हो जाता। परपेंडिकुलर लिया था ना मैंने, इनका एंगल क्या लिया है, परपेंडिकुलर लिया है। तो देखिए यहाँ पर 9 + 16 25, यानी 5 एम्पियर आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो जो नेट हमने निकाली है, विड्रॉ की है करंट, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 5 एम्पियर। जबकि प्रैक्टिकली जब आप इसको मेजर करेंगे अमीटर की हेल्प से, अमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग करंट फाइंड करते हैं, तो वो 7 एम्पियर देता है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो वेक्टर नहीं है। इस बात से प्रूफ हुई। अगर वेक्टर होता तो वेक्टर एडिशन रूल को ये होल्ड करती।
और इसको प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, 2 वायर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, परपेंडिकुलर प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक वायर उससे बाहर निकाला जा सकता है, उसमें एमीटर लगाया जा सकता है, करंट की वैल्यू निकाली जा सकती है कि नहीं, बताओ, मेजर की जा सकती है। तो प्रैक्टिकली वो 7 ही आती है, सही है, करेक्ट है। तो वो स्केलर रूल होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा? तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? रीजन क्या? बिकॉज ऑफ इट होल्ड्स नॉर्मल रूल्स ऑफ एडिशन, डज नॉट होल्ड वेक्टर एडिशन रूल। तो ये पॉइंट आउट यहाँ करेंगे हम लोग बात को, फिर डायग्राम बना के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो पहली चीज तो हमें डेफिनेशन तो हो गई थी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसके आगे लिखिएगा, since electric current obeys normal rules of addition, it does not hold vector addition rule, वेक्टर एडिशन रूल। ये बात तो यहाँ तक हो गई। इसके बाद हम यहीं पर शो कर देना चाहते हैं कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, और एग्जाम्पल ये लिख देंगे जिसमें हमने ये प्रूफ किया कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इतना नोट करिए, फिर और बात करते हैं। देखिए, ये जो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात हमने की थी, इसमें थोड़ा लाइन हम लोग बढ़ा लेंगे कि कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें लिख लीजिएगा नोट करके, एक पॉइंट बढ़ा लीजिए, लिखिए द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, इसके ब्रैकेट में लिख देना ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये किससे बनती है? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल। इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज से करंट बनेगी उसका नाम है कन्वेंशनल करंट, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वही होती है जो चार्ज के मोशन की है। वाइल इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसके ब्रैकेट में हम कर देना फॉर्म बाई इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बात हो गई कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन की, ठीक है। अभी जैसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट की बात की आपसे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, जो हमारे घर में डोमेस्टिक यूज में जो करंट यूज होती है वो 1 एम्पियर से लेकर के बहुत ज़्यादा पावरफुल अगर हम अप्लायंस लगाते हैं तो 16 एम्पियर होती है। शायद आप जानते होंगे ये बात। हमारे घरों में जैसे मोबाइल चार्ज वाला जो चार्जर हमारा है ना, इसमें कभी ध्यान देना तो 1 एम्पियर या 2 एम्पियर लिखा होता है पोर्ट के ऊपर। जो बल्ब वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं वो 5 एम्पियर में यूज़ होते हैं, लेकिन जो प्रेस है, रेफ्रिजरेटर है या एसी है, इनका जो होता है वो 16 एम्पियर होता है। कितना होता है? तो एक नॉर्मली वैल्यू कह सकते हो 1 से लेकर 16, 20 भी किसी बड़े अप्लायंस में हो सकती है एम्पियर यूज़ होती हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आमतौर पे यूज़ होती। तो प्रैक्टिकल पर्पज़ में डोमेस्टिक यूज़ में जो करंट का हमारा यूज है वो कितने एम्पियर होता है? देखो, ये थोड़ा एग्जाम्पल लिख लेना। डोमेस्टिक यूज में 1 से 16, लेकिन जो आपने सुना होगा थंडर वोल्ट, सुना है? आसमान से बिजली गिरती है, उसमें कितने एम्पियर होता है ये भी जान लो। थंडर वोल्ट का, लाइटनिंग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। थंडर वोल्ट में जो यूज़ होती है वो 10⁴ एम्पियर। सोचिए, नॉर्मल लाइट जो हमको करंट मार के ख़त्म कर सकती, जान ले सकती है, वो 16 एम्पियर होती है। और इतना हाई एम्पियर का अगर करंट गिरेगा किसी के ऊपर तो भैया उसका क्या होगा, वो तो समझ ही सकते हो। तो ये थंडर वोल्ट का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, एक बात सुनो, अभी आजकल एक वो लिक्विड पे आता है, उसमें ऐसे पीने से एकदम झटका लगता है, ऐसा मैंने देखा ऐड में। हमने नहीं पिया भैया, झटका कौन लगवाए? हाँ, तो
तो एक्चुअल में हम लोग के अंदर भी करंट होती है। ह्यूमन बॉडी में जो करंट होती है, ध्यान रखिएगा, उसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रो एम्पियर, या यूं कह सकते हो 10⁻⁻⁶ एम्पियर, ये हमारे अंदर भी करंट फ्लो हो रही है। हम लोग भी इलेक्ट्रीफाइड हैं, चार्ज हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही चल रहा सिस्टम। तो ये एग्जाम्पल में ऐसे लिख लो कि कुछ करंट की मैग्नीट्यूड्स हमने आपके सामने रखे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, इतना करने के बाद अब हम बात करने वाले हैं, इसी से आगे का टॉपिक है, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अब ये आर्टिकल स्टार्ट होता है। देखो नॉर्मल करंट का सिंबल तो आई है, वैसे ज़्यादातर हम लोग डेंसिटी वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब अपान में वॉल्यूम होता है, पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी जिसको बोलते हो मास अपान वॉल्यूम होता है। अभी पिछले चैप्टर में हमने एनर्जी डेंसिटी सिखाई थी, उसमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यूज़ किया था। तो मोस्टली ध्यान रखिएगा, डेंसिटी टर्म अप्लाई करते हैं मोस्टली तो वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। जैसे पीछे अगर आप और पीछे चले जाइए तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी निकलवाया था लैम्डा, उसमें लेंथ से डिवाइड किया था कि नहीं था। फिर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ की थी, उसमें एरिया से डिवाइड किया था। अगर नहीं याद है, भूल गए तो एक बार बता देते हैं। ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटीज़, एक था चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक था चार्ज पर यूनिट एरिया, और एक था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये 3 थे कि नहीं थे। इसको क्या बोलते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते थे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये जो चार्ज डेंसिटी है, अभी हम कंडक्टर पे बात कर रहे हैं, करंट के फ्लो। करंट के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, मेटल के पूरे वॉल्यूम में करंट फ्लो नहीं होती है, करंट केवल सरफेस पर चलती। कहाँ चलती है, आपको लग रहा होगा अच्छा ऐसा कैसे। आपने कभी वायर्स देखे हो तो एक ही प्लास्टिक के अंदर कई पतले पतले वायर होते हैं, कभी देखा इस बात को। जब मेटल उतनी खर्चा ही करनी है तो एक मोटा वायर क्यों नहीं कंपनी बना के डाल देती है अंदर सीधा। या आप गली में देखिए, एल्यूमिनियम की वायरिंग है कि नहीं, स्ट्रीट वायरिंग, इसमें कभी देखा आपने कि कई पतले तारों को मिला करके एक रस्सी जैसा बनाया गया है। बनाया गया कि नहीं बनाया गया, बताओ। काई पतले पतले तार काहे लगाए गए भाई, है ना। इनमें एक सीधा मोटा सरिया जैसा ऐसे एल्यूमिनियम का लगा देते, इस खंबे से उस खंबे तक। का समस्या थी उसमें, कोई दिक्कत थी, बताओ। ये पतले पतले तार ऐसे ऐसे लपेट कर क्यों बनाए गए। रीज़न इसका यही है कि सरफेस एरिया बढ़ाना टारगेट था। क्या था, पतले पतले कई तार लोगे तो एरिया जब टोटल निकालोगे तो ज़्यादा निकलेगा एज कम्पेयर टू उतना ही मोटा सिंगल वायर, ठीक है। तो करंट, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दें, करंट मूव्स ऑन सरफेस। करंट कहाँ चलती भैया, सरफेस पर, ऑन सरफेस ऑफ मेटल। मेटल कह सकते हो, वायर कह सकते हो, यानी कि वॉल्यूम में नहीं होती है करंट। किस में होती है, सरफेस पर होती है। अब हम करंट डेंसिटी निकालने जा रहे हैं, तो अगर हम वॉल्यूम यहाँ पर रिस्पेक्ट लेते तो करंट को पूरे वॉल्यूम में होना चाहिए, और होता कहाँ है करंट, सरफेस पर। इसलिए डेंसिटी जब हम बनाएंगे करंट डेंसिटी, तो हम डिवाइड वॉल्यूम से न करके किससे करेंगे, एरिया से। तो करंट डेंसिटी जो हम डिफिनीशन बनाने वाले हैं, इसका सिंबल हम लोग जे बनाते हैं तो, और ये होता है करंट पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। ये हमारा करंट डेंसिटी है। तो चलिए आर्टिकल डाल लीजिए करंट डेंसिटी और डेफिनीशन बनाते हैं इसकी। लिखिए इलेक्ट्रिक करंट passing through unit area of the surface of wire is called current density।
इट इज डिनोटेड बाय जे, इट इज डिनोटेड बाय जे। फॉर्मूला लिखेंगे अब, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। जे को करंट डेंसिटी बोला गया है। ये जो करंट डेंसिटी है, ध्यान रखिएगा, अब इसकी यूनिट हमें बनानी है। तो करंट पर यूनिट एरिया है, और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और एरिया के हम लोग क्या बनाते हैं? मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की बनेगी हमारी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये तो यूनिट बन गई। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट के बाद, ये कैसी क्वांटिटी है नेचर वाइज। देखिए करंट स्केलर था, ध्यान रखना, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन की बात आती है। एक्चुअल में जो करंट को हम डायरेक्शन देते थे पीछे एरो से, वो करंट की ना होकर के करंट डेंसिटी की होती है। किसकी होती है? यानी कह सकते हो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहे होते हैं वो डायरेक्शन किसकी होती है? करंट डेंसिटी की। किसकी होती है? तो यहां पर डायरेक्शन लिख सकते हैं, आप डायरेक्शन भी लिख लीजिएगा कि डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द मोशन ऑफ, along the motion of positive charge। ये तो बात आ गई हमारी करंट डेंसिटी से रिलेटेड। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। मैकेनिज्म ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। मोशन का मतलब फ्लो से है हमारा, फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं आप। देखिए सबसे पहला जो इसमें पॉइंट हम सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। एक वर्ड आपने कभी सुना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, तो वो मेटल करंट को कैरी ओवर नहीं करेगा। यानी कंडक्टर वही होते हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से? व्हाट डू यू मीन बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ कैन वी गेट देम? तो देखिए अगर आपको ये जानकारी हो कि एटम का सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जैसे इसमें 2 हैं, फिर इसके बाद 8 होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? फिर इसके बाद 18, फिर उसके बाद, मतलब ऐसे आउटर। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जानते हो वैसे आप लोग, होशियार हो, पढ़े लिखे हो, जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होता है। जानते हो कि नहीं मानते हो? ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहता है। होता कि नहीं होता बताओ? अब बच्चा बहुत दूर कहीं रह रहा है अपने घर से, मम्मी पापा से, मम्मी ने कहा भैया सुबह नहा के खाना खाना, उसने कहा हाँ मम्मी ठीक है, और फिर चाहे जैसे खाए, सोते सोते खाए, चाहे लेटे लेटे खाए, और चाहे मतलब ना बाहर खाए, चाहे घर में खाए, चाहे छत पे बैठ के खाए, कौन सा देख रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल नहीं। और घर में हो और जरा सा तुमने रूल रेगुलेशन नहीं पाले किए तो तुरंत एक झापड़ पड़ेगी। कहने का मतलब आप पूरी तरह क्लोजली बाउंड हैं, टाइटली बाउंड हैं। तो न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ा कम डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। हल्का सा भी डिस्टर्बेंस होने पर, जैसे कहीं से थोड़ी एनर्जी मिल गई, टेम्परेचर रीज कर गया, तो ये क्या करेंगे? अपना ऑर्बिट छोड़ करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आकर के आएंगे कहाँ पर? ये भी समझ लो, ये जैसे कोई मेटल वगैरह है, ये एटम्स पड़े हैं, ये पोजीशन किसकी है? एटम्स की है। अब वो इलेक्ट्रॉन इस एटम का था, सपोज करो, थोड़ी हीट मिल गई, थोड़ी एनर्जी कहीं आउटसाइड से मिल गई, तो ये इसको लीव करके इन जगहों पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस। क्या बोलते हैं? ये जो खाली जगह दिख रही है इसको हम क्या नाम कहते हैं?
इंटर एटॉमिक स्पेस, ध्यान से समझना जरा बात को, वो इलेक्ट्रॉन वहां से जंप किया और इस इंटर एटॉमिक स्पेस में आ गया और यहाँ एनर्जी है उसके पास, तो वो चुपचाप थोड़े बैठेगा, फिर वो मूव करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ इम्पैक्ट करेगा इस एटम के साथ, इम्पैक्ट होगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, किधर भी जाएगा रैंडम, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स है, कहीं भी ऐसे टकराते टकराते इधर उधर घूमता रहेगा। लेकिन जो कोलिजन हो रहा है एटम के साथ, इसका कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच मोशन सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर जब दूसरा कोलिजन होगा तब फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, यही तो चार्ज कैरियर बना, इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं, और ये चार्ज लेकर के आगे जा रहा है। तो जो कंडक्टर्स या मेटल्स में चार्ज फ्लो होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। बोलो भाई। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन यहाँ हमें लिखनी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो लिखिएगा द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in outermost orbit are loosely bound with nucleus and becomes free easily. So these electrons are called free electrons. इन्हीं को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटर एटॉमिक स्पेस में पाए जाते हैं। These free electrons moves in interatomic space। ये तो बात हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से और इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है चार्ज कैरी करने के लिए। These electrons are responsible to carry charge। चार्ज को कैरी करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल हैं या यही चार्ज को अपने साथ ले जाते हैं। नोट कर लीजिए इतना जरा। अच्छा देखिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम मेटल्स की बात करें तो इनकी जो प्रेजेंस होती है इन मेटल्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर प्रेजेंस पूछी जाए कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स की बात कर रहा हूँ, तो अबाउट कितनी नंबर होती है? 10 to the power 29 होता है। ये मेटल्स में ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बैड कंडक्टर्स में थोड़े बहुत होते हैं, बट वेरी लेस, सो दे नॉट सिग्निफाइज द कंडक्शन। और मेटल्स के अतिरिक्त कुछ लिक्विड और गैसेस भी हैं जिनमें आसानी से चार्ज कैरी ओवर होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जानने के बाद अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा है मीन फ्री पाथ। इसको जरा आप समझना है कि मीन फ्री पाथ वर्ड का क्या सेंस है। मीन फ्री पाथ को हम चाहें तो इसी डायग्राम से आराम से समझ पाएंगे। इस डायग्राम को बनाना भी तुम्हें पड़ेगा। आप जरा गौर से देखिएगा, कोलिजन नंबर 1 यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। फिर सेकेंड कोलिजन यहाँ हुआ है, थर्ड कोलिजन यहाँ हुआ है, फोर्थ कोलिजन यहाँ हुआ, फिफ्थ कोलिजन यहाँ, और ऐसे कंटिन्यूअस। भाई लंबा सा वायर होगा, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में एटम होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो मूव कर रहा है उसके अंदर, मूव करते करते कहीं ना कहीं कोलाइड करेगा बार बार। तो
तो जो एक कोलिजन यहाँ हुआ और सेकेंड यहाँ हुआ, इसके बीच में तो कोई कोलिजन हुआ नहीं है। बोलो क्या हुआ है? तो ये बीच का रास्ता फ्री फ्रॉम द कोलिजन है कि नहीं, बताओ। फिर अगला देखो, सेकेंड वाले एटम और थर्ड वाले के बीच में इतना लंबा रास्ता फ्री है, फिर इतना छोटा रास्ता फ्री है। कहने का मतलब, इस डिस्टेंस को भी बताऊंगा आगे। अब इसका नाम लिख देते हैं λ1, λ2, λ3 ऐसे। तो देखिए, जब फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर मूव करता है तो वो कोलिजन करता है, और किन्हीं भी दो कोलिजन के बीच जो स्पेस है, जगह है, रास्ता है, उसे हम बोलेंगे फ्री पाथ। क्या कहेंगे? और सभी फ्री पाथ की लेंथ क्या इक्वल है क्या, बताओ। कोई देखिए छोटा है और कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, ऐसे नहीं होगा, बताओ। और अगर n कोलिजन की हम डिस्टेंस टोटल निकाल के उसका एवरेज निकाल दें तो जो तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे? मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और मीन फ्री पाथ क्या क्या हुआ? मतलब एवरेज ऑफ द दीज फ्री पाथ्स, एवरेज ऑफ दीज फ्री पाथ्स, उनको हम क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ के लिए हम λ1, λ2 इस तरह वर्ड यूज किए हैं, और मीन फ्री पाथ के लिए हमने क्या लगा दिया? लैम्डा बार। नॉर्मल लैम्डा भी बनाते हैं हम लोग इसके लिए सिंबल, ये सिंबल की बात है। तो पहली बात, ये डायग्राम जैसे आपको बना लेना चाहिए। कई एटम्स डाल दो उसके अंदर, जैसा हमने बनाया बिल्कुल गारंटी नहीं कि आप ऐसी बनाओ, आपका डायग्राम थोड़ा चेंज हो सकता है। जैसे और बनाते हैं एक हम, ये जो ये बाउंड्री दिखा रहा है, ये मेटल्स का किनारा है, कॉर्नर यानी एज, सरफेस, वायर का सरफेस है, और इसमें ये एटम्स पड़े हुए हैं। क्या है ये? एटम्स अपना जम्बल्ड अरेंज होते हैं, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता कि मार बिल्कुल फिक्स ऑर्डर। अब ये किसी भी एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकला और निकलते ही एनर्जी थी उसके पास, वो आगे बढ़ा और किसी दूसरे एटम से जाके रास्ते में जो पड़ेगा भाई इम्पैक्ट तो होगा। अब शराबी आदमी शराब पी के निकला ठेका से, तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया वो एक तरह से। और वो स्ट्रेट चलते हैं शराबी, कभी ध्यान देना, पैर जरूर ऐसे तिरछा तिरछा गिरता, लेकिन मोशन हम चेक करते कभी कभी तो हमने देखा ऐसा होता है। स्ट्रेट चलेंगे और रास्ते में खंबा भी खड़ा है ना, तो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे जब तक कोलिजन नहीं कर देंगे, और फिर कोलिजन होगा टन से एकदम, तब फिर स्ट्रेट का बैक गियर में चले जाएं और पीछे किसी दीवार से टकरा जाएंगे, फिर ऐसे। तो ये मोशन, इसको हम देखो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इसी तरह का मोशन होता है। अब सपोज करो इधर चला गया, फिर यहाँ इम्पैक्ट हुआ तो इधर इम्पैक्ट हो गया, फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये, मतलब जिस तरफ को उनका एंगल होगा कोलिजन का, उसी हिसाब से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये जो बन रहा है पाथ, देखो इनको अगर हम लोग डिस्टेंस वाइज कहें, ये λ1 है, ये λ2 है, ये वाला λ3 है, ये वाला λ4 है, ये λ5 है, ऐसे होता चला जा रहा है कि नहीं, बताओ। तो ये जो बीच में स्पेस आ रहा है, इसी तो फ्री पाथ बोला है। और n अगर कोलिजन ले लिए तुमने तो क्या बोला जाएगा? मीन फ्री पाथ। बोलो भाई, इस तरह का जो मोशन होता है इसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कभी शायद सुना हो आप लोगों ने, है ना, ब्राउनियन मोशन। तो ये वो ब्राउनियन मोशन शराबी लोग भी करते हैं, मतलब ब्राउनियन मोशन होता है उनका, ठीक है। अच्छा, एक और बात, टू कोलिजन के बिटवीन जो टाइम इंटरवल है, ध्यान रखना भाई, यहाँ इम्पैक्ट हुआ, इसके बाद यहाँ हुआ, बीच की जगह भी खाली है, नो कोलिजन, तो टाइम भी तो बीच में कुछ लग रहा है। तो जो टू कोलिजन के बिटवीन टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस पर भी बात करेंगे अभी आगे, रिलैक्सेशन टाइम। भाई रिलैक्सेशन का मतलब क्या? रिलैक्स, नो कोलिजन। तो जो फ्री पाथ यानी टू सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन टाइम इंटरवल है, उसको हमने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? रिलैक्सेशन टाइम। ये भी एवरेज टाइम है, हमेशा बराबर टाइम थोड़े लगेगा। देखो कहीं कम कहीं ज़्यादा, τ1 τ2, इसके लिए सिंबल हमने टाउ यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? मीन फ्री पाथ के लिए लैम्डा सिंबल यूज़ किया है और इसके लिए टाउ यूज़ किया है। तो इनका सब का जो एवरेज आएगा उसको टाउ कह सकते हो या टाउ बार कह सकते हो। ये रिलैक्सेशन टाइम के लिए सिंबल बनेगा। तो पहले तो आप इस डायग्राम को बना लेना, चाहे इसको बना लो और चाहे इसको बना लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये बीच की खाली जगह का नाम तो हमने तुम्हें बताया था, क्या नाम था बीच में जो स्पेस पड़ा है? इंटर एटॉमिक स्पेस। ये इंटर एटॉमिक स्पेस हो गया। बताओ भाई, और बना लो। अच्छा चलो फिर डेफिनेशन लिखाते हैं, डायग्राम बना लो जरा। तो चलिए मीन फ्री पाथ को हम डिफाइन कर लेते हैं जरा। लिखिए, द डिस्टेंस
द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन, ये डेफिनेशन पहले फ्री पाथ की लिख रहे हैं फिर मीन बनाएंगे, लिखिए द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टू सक्सेसिव collisions is called free path, and average distance for n collisions is called mean free path. अब देखो फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, गिवन एज, अब ये फॉर्मूला लिखेंगे तो ये मीन फ्री पाथ हो गया। अब फिर इसके बाद डालेंगे रिलैक्सेशन टाइम, इसको लिखने के बाद हम बात करेंगे रिलैक्सेशन टाइम की। रिलैक्सेशन टाइम में हम बोल देंगे द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो उसको लिखने के बाद आप आर्टिकल डालेंगे रिलैक्सेशन टाइम, इसके अंदर लिखिए the average time taken between two successive collisions is called relaxation time। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मोस्टली एग्जाम में ये डिफिनीशंस नहीं आएंगी, बट हम आगे जो आर्टिकल डराइव करेंगे उनमें इन सबका यूज़ करेंगे, तो सेंस हमें क्लियर होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे, एक टर्म और है थर्मल वेलोसिटी, एक टर्म पड़ेगा हमारा थर्मल वेलोसिटी, इसको भी जानना जरूरी आपको है। थर्मल वेलोसिटी का सेंस क्या है? मैंने अभी बोला था कि कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाती है तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो हीट से भी तो मिल सकता है। तो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और फ्री होकर के वो मूव कर रहा है मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो जब मूव करेगा, ध्यान देने वाली बात है, जरा गौर से देखिएगा, इसी डायग्राम को देख लो। देखिए, आप जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन इकट्ठा देखेंगे तो आप पाएंगे कुछ कोलिजन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होंगे। जैसे ये कोलिजन देखो, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये इस तरफ जा रहा था और ये इस तरफ जा रहा है, मतलब कुछ एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब अगर एक कोई इस तरफ होगा तो दूसरा कभी इधर भी होगा। मेटल के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो रैंडम हो रहा है। कैसा हो रहा है? तो कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं कि किधर जा रहा है। वो पूरे मेटल में घूमेगा तो घूम करके वापस भी आएगा। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ गया, सपोज करो यहाँ से कहो बैक हो जाए, बैक होते होते कहो फिर से यहाँ इम्पैक्ट किया और फिर यहाँ आ जाए। कहने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर ही घूमता रहता है। तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो कभी अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है, देखो जैसे यहाँ पर सपोज करो कोई U3 है और ये इस डायरेक्शन में, इसका जस्ट अपोजिट ये U4 है, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा कैसा हुआ? निगेटिव हुआ। तो जब हम कई कोलिजन, n कोलिजन की वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे, ध्यान देना इस बात पे, जब एवरेज आप निकाल लोगे तो इसमें कई पॉजिटिव वेलोसिटीज होंगी और कई निगेटिव होंगी और आपस में एक दूसरे को वो कैंसिल करेंगी। तो n कोलिजन में जब हम वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, थर्मल वेलोसिटी का, तो वो हमेशा हमें क्या देगा? 0, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर ही घूम रहा है, बाहर तो निकल नहीं पा रहा है। इसका मतलब एवरेज डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। लेंथ में इधर गया, फिर पलट के वापस आया, फिर गया, फिर आया। तो कहने का मतलब वो उसी मेटल के अंदर ही तो मूव कर रहा है। एवरेज डिस्टेंस या एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालो तो क्या आएगा? 0। और 0 अगर एवरेज डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी 0 ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। अभी केवल टेम्परेचर की वजह से निकाला है, इसीलिए इसका नाम क्या है? थर्मल वेलोसिटी। तो जब कहीं हम थर्मल वेलोसिटी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हम क्या बोलेंगे? सीधा 0। तो ये ऐसे केवल नाम डाल के फॉर्मूला लिख लीजिए आप, थर्मल वेलोसिटी, उसके अंदर लिख दीजिए U1 + U2 + U3 डॉट UN/n और वो बनेगा 0।
अब जो अगले पॉइंट पे हम आ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। कौन सी? डालिए आर्टिकल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये पूछे जाने वाला डेफिनेशन है, इसको आप इंपॉर्टेंट में रख लें। ये पूछी जाती है डेफिनेशन, इसको समझना भी अच्छे से कि अगर आ जाए एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या समझते हैं? क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी तो आप जान गए ना। थर्मल कब था? जब वायर ऐसे फ्रीली कहीं रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, तब। अभी उस वायर के टुकड़े को हमने क्या करा? बैटरी में कनेक्ट कर दिया। ध्यान से सुनना जरा बात को। ये मान लीजिए कोई वायर था, देखो ये वायर है, और इस वायर को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया। इस कंडक्टर को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। ध्यान से समझना बात को। तो ये जो बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज, बैटरी के पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, वो अप्लाई हो जाएगा इस मेटल पे, कंडक्टर पे। और इसके अंदर कौन पड़े हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, एटम्स भी हैं। हम एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं डायग्राम में, हम सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं आपको। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ। सपोज करो यहाँ हाइयर पोटेंशियल और यहाँ लोअर पोटेंशियल है। मैंने पीछे बात की थी कि वाटर को अगर फ्लो कराना है, लिक्विड को, तो वाटर लेवल में डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जब कहीं सरफेस थोड़ा टिल्ट होगा तभी तो वाटर फ्लो करेगा, और किधर से किधर? हाइयर से लोअर की तरफ। कभी उल्टा फ्लो देखा पानी का? ऐसे पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए अपने आप ऐसे लुढ़कते लुढ़कते, फिर उसके लिए मोटर भले लगानी पड़े, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी तभी तो ऐसा हो सकता है। नेचुरल फिनोमिना है कि हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर फ्लो करता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि हाइयर पोटेंशियल से चार्ज का मोशन लोअर पोटेंशियल की तरफ होना है। तो ये देखो इस तरफ को जा रहा है ऐसे, इसकी जो वेलोसिटी बनेगी, डेफिनेशन की बात करूंगा, उस वेलोसिटी को सिंबल हमने वीडी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? वी फॉर वेलोसिटी, डी सफिक्स में डी ड्रिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? टर्म ड्रिफ्ट। ओके, अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सुनना जरा, पहले मीनिंग समझना। हम कहेंगे जब नॉर्मली ये वायर अलग रखा था, बैटरी से कनेक्ट नहीं था, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही थी इलेक्ट्रॉन की? 0। उसको क्या नाम दिया था? थर्मल। बोलो। अब जैसे ही हमने बैटरी के टर्मिनल्स के बिटवीन, सेल के टर्मिनल्स के बिटवीन इस वायर को कनेक्ट किया, तो जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो ट्राई करेगा इस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेटेड मोशन देने की। क्या? एक्सीलरेट मतलब तेज स्पीड से भगाना चाहेगा। वो चाहेगा कि इसका मोशन बहुत तेज हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। भाई ऐसे रखा मान लीजिए कंचा यहाँ सेम लेवल पे, और जैसे ही तुम इसको टिल्ट करोगे तो तेजी से भागेगा कि नहीं? एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा? एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई एक सरफेस है, पहले प्लेन है, और उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हो, जैसे उसको टिल्ट किया जाएगा नहीं डिफरेंस बनेगा, वैसे मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे जब बैटरी कनेक्ट की जाती है तो बैटरी का पोटेंशियल इसको एक्सीलरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसको एक एवरेज धीमी स्पीड ही दे पाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि बीच में कौन पड़े हैं? मेटल खाली थोड़े पड़ा है कि खाली रास्ता जाओ भाग जाओ। एटम्स भी तो प्रेजेंट है ना, उनसे इसको टकराना पड़े बार बार, लेकिन टकराने के बावजूद ही वापस नहीं लौटेगा जैसे अभी लौट रहा था थर्मल में। क्यों नहीं लौटेगा? क्योंकि लगातार ये पोटेंशियल कह रहा है उससे कि उधर जाओ उधर जाओ, तो वो फिर जाएगा आगे की तरफ ही, लेकिन बार बार टक्कर की वजह से उसकी स्पीड क्या मेंटेन हो पाएगी? क्या बताओ? हर्डल रेस समझ लो। क्या हर्डल रेस तो जानते हो ना? रेस हुई, फिर बीच बीच में रुकावटें, भागना उधर को ही है, लेकिन वहां पर स्पीड डाउन हो जाती कि नहीं? ब्रेकर्स लगे होते हैं सड़क पे, तो ब्रेकर है तो क्या तुम लौट के घर आ जाते कि भैया ब्रेकर था अब हम नहीं जाएंगे आगे? ब्रेकर को पार करेंगे लेकिन वहां स्पीड डाउन करेंगे कि नहीं? तो क्या वो स्पीड अटेंड कर पाओगे जो अटेंड करना चाहते हो? एक एवरेज स्पीड मिल पाएगी। इसी एवरेज स्पीड को जो लेंथ की डायरेक्शन में मिलती है, देखो वायर के किस डायरेक्शन में होती है? लेंथ की डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं तो और आप समझ पाएंगे आसानी से। तो लिखिएगा, व्हेन अ मेटल वायर connected
between terminals of a battery, then potential difference of battery tries to give an accelerated motion to the electrons, but it able to give an average velocity along the direction of length of wire. This average velocity is called drift velocity. It is denoted by VD. इसका मैग्नीट्यूड मैं सीधे लिख रहा हूं, वैल्यू थोड़ा बहुत डिफर करेगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, तो इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या इट्स ऑर्डर नहीं, इट्स मैग्नीट्यूड लिख लो बस, मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज अबाउट 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। यानी ज्यादातर आप पाएंगे जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहीं गिवन होगी तो उसमें मल्टीप्लाई में 10 to power -4 होगा, आगे 2 इंटू हो सकता है, 3 इंटू हो सकता है, 4 इंटू हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, नंबर आगे मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा। पावर की मैं बात कर रहा हूं, पावर लगभग तुम्हें क्या मिलेगी ज्यादातर 10 to power -4। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं जरा, प्रॉब्लम है, सभी लोग देखें ध्यान से। हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन 1 सेकेंड टू कैरी 1 एम्पियर करंट। मतलब क्वेश्चन का सीधा ये है कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो आप देखिए जरा गौर से, एक रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू IT, होता कि नहीं होता बताओ? चार्ज होना चाहिए था, लेकिन चार्ज के लिए रिलेशन एक हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है NE, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो NE इज इक्वल टू क्या बनेगा? IT। मैंने आपसे जो मांगा है यहाँ पर वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिमांड की है, मतलब N हमने फाइंड करने को कहा है आपसे, कहा कि नहीं कहा बताओ? इसमें कितने एम्पियर करंट फ्लो करने बोला मैंने? 1, और कितना टाइम में? 1 सेकेंड में, राइट, पर यूनिट सेकेंड। तो I 1 है और T 1 है, और इसकी वैल्यू आप पहले से जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो? एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है? 1.6 10 to power -19। अब डिवाइड करना रह गया भैया, 1 बाई इसको 10 कर दो, 10/16 10 to power प्लस का 19 बनेगा, एक पावर इसका यहाँ से नीचे ले आओ, तो टोटल 100/16 हुआ, और 10 to power कितना बनेगा? 18। इसको डिवाइड करो, 6.25 10 to the power 18। एक सिंपल बात समझ लो, 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में प्रोड्यूस करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन पास होना जरूरी है कंडक्टर से, या इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि 1 कूलम्ब चार्ज में, ये पहले हम करा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, 1 कूलम्ब चार्ज में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम्ब चार्ज बनाते हैं। तो Q इज इक्वल टू NE, एक बार हमने ऐसा क्वेश्चन कराया था, Q इज इक्वल टू NE से डायरेक्ट कराया था। यहाँ पर N चाहिए था मुझे, तो Q बाई, और मैंने 1 कूलम्ब के लिए डिटरमाइन करने को बोला था पीछे, 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बताओ? तो चाहे आपसे पूछा जाए 1 कूलम्ब चार्ज में, आप चार्ज निकाल सकते थे, यहाँ से देखो, यहाँ से चार्ज निकाला जा सकता था,
कितना आएगा बताओ? Q इज इक्वल टू आई टी लिखा कि नहीं लिखा है? हम चार्ज निकाल देते डायरेक्ट तो भी निकल आता Q इज इक्वल टू आई टी, और आई भी 1 बोला और टी भी 1 बोला, तो चार्ज कितना हो गया? 1 कूलम। और 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? तो जितना चार्ज फ्लो होगा उससे नंबर नहीं निकाला जा सकता इलेक्ट्रॉन का। क्या पहले चार्ज निकाला और फिर Q इज इक्वल टू एन में उसको पुट कर दिया? तो इस कॉन्सेप्ट से हो गया कि नहीं हो गया? बट इसमें पहले चार्ज निकाल के फिर इसको यूज़ किया हमने, इनमें दोनों को आपस में इक्वेट करा के, बात वही है। तो एक ही क्वेश्चन हमने भी कराया। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा, एक रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ। ये रिलेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। आर्टिकल का नाम डालिएगा, थ्योरेटिकल आर्टिकल है, लिखिए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट से हमारा है। हम एक रिलेशन यानी फॉर्मूला डेवलप करना है जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाए और करंट आ जाए। करंट का सिंबल हम लोग क्या बनाते बताओ भाई? आई। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल हमने क्या सीखा? वी डी। यानी आई और वी डी में हमें रिलेशन डेवलप करना है। ये रिलेशनशिप इस चैप्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आगे चैप्टर को समझने के लिए, थ्योरी में पूछा भी जाता है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ होता है। ठीक है, यानी ये बहुत ज़रूरी आर्टिकल हो रहा है। चलिए समझते हैं ज़रा। मैंने एक मेटल वायर ले लिया है, ये आपके सामने रखा है। एक कोई मेटल यानी कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए लेट कर दिया और लेंथ को एल कह दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कोई मेटल का वायर ऐसे है, ये इसकी लेंथ भी हमने कुछ लेट कर ली, और थिकनेस को हम यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें होकर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं। जाते समय जो इनकी स्पीड बनती है उसको मैंने एवरेज बोला कि नहीं बोला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है, जो किससे बनती है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बनती है। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने लेट कर ली। मास हमने ले लिया इसका m। हम सबसे पहली बात, अगर हम c टाइम में चार्ज पता करें कितना पास होगा इस वायर से, देखो ध्यान देना, हम कह रहे हैं द चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज, या द अमाउंट ऑफ करंट भी कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द वायर इन टी टाइम। Q इज इक्वल टू आई टी तो जानते हो रिलेशन, तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा? Q बाई टी। मेरी बात को थोड़ा समझना, ये तो आसान सी बात हो गई। हम इस वायर से पास होने वाली करंट की वैल्यू या चार्ज की वैल्यू, दोनों आपस में रिलेट है ना। चार्ज निकालेंगे तो लिख देंगे Q इज इक्वल टू आई टी, और करंट कहेंगे तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, है ना। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज में चाहे तो चार्ज लिखते चाहे करंट लिखते। ये जो इससे होकर के करंट पास हो रही है या चार्ज पास हो रहा है पर सेकेंड, वो इस रिलेशन से डेवलप होगा कि नहीं होगा बताओ? और ये रिलेशन हम पीछे सीख चुके हैं। तो हमने सबसे पहले इससे पास होने वाली करंट निकाल दी। अब हम इसी करंट को एक और तरीके से निकालना चाहेंगे, या चार्ज को एक और तरीके से। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना मेरा। हमें वैसे तो जनरली मैंने आपको एक वैल्यू बताई 10⁻29, बताई कि नहीं बताई, पर मीटर क्यूब। लेकिन ये कोई फिक्स थोड़ा है, किसी मेटल में इतना होगा, किसी में से कम ज़्यादा होगा। तो इस नंबर को हम एक सिंबल दे रहे हैं। हम कहेंगे लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स passing through wire in 1 second। ध्यान से समझना जरा बात को।
इस मेटल से जो पर सेकेंड, 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, पर सेकेंड, फ्री इलेक्ट्रॉन पास होंगे, उनकी वैल्यू हमने लेट करी कितनी, n। और एक काम करते हैं, पर यूनिट उसमें निकाल देते हैं इसको वॉल्यूम में, इसको डेंसिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे। n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहले पास होने वाला बाद में निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में इसकी प्रेजेंस लेट करते हैं। n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये जो कंडक्टर हमने लेट किया है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही चार्ज को कैरी करेंगे। कितना है यूनिट वॉल्यूम में, उसके लिए हमें कोई सिंबल लेना था, तो हमने क्या लेट किया उस सिंबल को, स्मॉल n। अगर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n है तो टोटल वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हम ये और जानना चाहते हैं। ध्यान देना जरा। फॉर 1 सेकेंड एक फॉर्मूला होता, तुमने सुना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, या वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अगर लेकिन टाइम को हमने क्या लिया, 1 सेकेंड, ध्यान से सुनना जरा, टाइम को अगर हमने 1 सेकेंड ले लिया और डिस्टेंस मतलब होता वायर की लेंथ, भाई यहाँ से एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन फ्री वाला और यहाँ तक मूव करेगा, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी तो अगर हमने डिस्टेंस को l और स्पीड को vd लिया, ध्यान से देखना, हम एक्चुअल में इनमें l और vd में रिलेशन लेना चाहेंगे। यहाँ पर हमने वायर की लेंथ कितनी लेट की, देखो l, और वेलोसिटी क्या ली, vd। तो अगर यहाँ से ये फ्री इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा और इस एंड को जब पार करेगा तभी तो इस पूरे वायर को क्रॉस कर पाएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं पर सेकेंड के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो वेलोसिटी होती है वो सीधा लेंथ होती है कि नहीं होती है। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो हम लिख रहे हैं टाइम को अगर 1 सेकेंड ले लिया तो लेंथ और वेलोसिटी दोनों आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। जब हम लोग 1 सेकेंड की बात करेंगे, एक्चुअली मुझे वॉल्यूम चाहिए इस वाले वायर का, इस वाले वायर का मुझे वॉल्यूम चाहिए। तो इस सिलेंडर फॉर्म में होता वायर की, नहीं बताइए, हम लोग वायर का शेप कैसा लेट करते हैं, सिलेंड्रिकल। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालें, देखो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है एरिया बेस इनटू हाइट होता है। बस हाइट l ना लेकर मैंने क्या ले लिया, vd। तो हमने वॉल्यूम का रिजल्ट जो निकाला, ध्यान से इस जगह थोड़ा गौर करिएगा, मेन पॉइंट, हम वॉल्यूम की जगह AVD इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आपकी नज़र में एरिया इंटू हाइट होना चाहिए, वॉल्यूम की नहीं होना चाहिए। यही तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, A इंटू एच, एच की जगह लेंथ यूज कर सकते हो AL, लेकिन मैंने लेंथ की जगह क्या यूज कर लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो कब यूज कर सकते हो, जब टाइम को क्या लिया था, 1 सेकेंड। यहाँ ध्यान देना। तो हमने ये वॉल्यूम का, अभी देखो जो गौर करने वाली बात है, थोड़ा एक बार सुनते जाना फिर से, इस रिलेशन को हमें डेवलप करना था। हमने एक वायर लेट किया, इस वायर में कहीं बैटरी वगैरह सब लगा है, सेल लगा, पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो मूव करेगा। हमने इसमें शो नहीं किया कि बैटरी कहाँ है, हम सिर्फ इतने सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस से अगर कोई चार्ज यहाँ इंटर करेगा और फिर यहाँ एग्जिट करेगा तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, L। और अगर ये डिस्टेंस सपोज करें हमने 1 सेकेंड में कवर की गई हो, तो फिर लेंथ को हम लोग क्या कह सकते हैं, VD ले सकते हैं सीधा सीधा, कि नहीं बताओ, L की जगह VD हो जाएगा। हमने सबसे पहले एक रिलेशन उठाया I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये तो हम वी नो दैट भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते बताओ, ये तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि I इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, या Q इक्वल टू आई टी। एक ये रिलेशन निकाला है। अब हम Q की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 30 सेकेंड में कितना चार्ज इससे होकर के पास होगा, इस वायर से होकर 30 सेकेंड में कितना चार्ज पास हो रहा है। चार्ज की वैल्यू मुझे एक्चुअल में चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट होगी हम उस पर बात करते हैं। हमने सबसे पहले लेट किया कि स्मॉल n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन लेट किए मैंने, स्मॉल n। ज्यादातर मेटल में इसका नंबर क्या होता है वैसे, 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है। पर मीटर क्यूब का मतलब इन 1 मीटर क्यूब, बोलो भाई। तो हमने लेकिन इसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना लेकर के जनरल वैल्यू उठाई है और उसका नाम क्या लिख दिया, n। तो मैंने कह दिया कि लेट करो स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है यूनिट वॉल्यूम के पास, कितने के पास,
यूनिट वॉल्यूम के पास n इलेक्ट्रॉन है और इस छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम कितना है अब इस समय, AVD, जिससे हम कैलकुलेशन उठा रहे हैं, जिससे ले रहे हैं कैलकुलेशन। तो हम कह सकते हैं नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास ओवर इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास होंगे। देखो यूनिट वॉल्यूम में कितने थे n, और पर सेकेंड जो वॉल्यूम कवर किया जाएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, AVD। ध्यान से इस जगह गौर करिएगा। कहने का मतलब अगर पर सेकेंड हम निकालें कोई वायर जितने एक सिरे से इंटर करके दूसरी तरफ निकलेंगे तो वो कितने निकलेंगे नंबर में, अगर देखा जाए n हो गया यूनिट वॉल्यूम के लिए, और टोटल वायर का वॉल्यूम क्या लिया, AVD। तो टोटल कितने पास हुए, NAVD। ये कितनी देर में पास हुए हैं, 1 सेकेंड में। कितने टाइम में? और अगर यही कैलकुलेशन हम n मतलब t सेकेंड के लिए करें, देखो हम कहेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास या पासेस इन t सेकेंड्स। बात समझना, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेशन है। अब अगर 30 सेकेंड के लिए यही चीज निकाली जाए तो जो टोटल नंबर होंगे, अगर 1 सेकेंड में इतना पास हो रहा है, देखो 1 सेकेंड में इतने पास हो रहे हैं, तो t सेकेंड में कितने पास होंगे बताओ, या 2 सेकेंड में कितने पास होंगे, ट्वाइस। 3 सेकेंड में थ्राइस, तो t सेकेंड में कितने, टाइम t हो गया। ये निकला है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम चार्ज पास वाला चाहते हैं, चार्ज की वैल्यू अगर चाहिए तुम्हें Q, तो Q इज इक्वल टू एन। हमारा रिलेशन होता है कि नहीं होता, बताओ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये रिलेशन होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया मैंने। Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE। N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने कैलकुलेशन किए तो कितने निकले हैं, NAVD और T, और इसमें E से मल्टीप्लाई हो गया। देखो ध्यान से सुनना जरा, मेरा एम था चार्ज की वैल्यू फाइंड करना। क्या एम था, ये चार्ज की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा करके हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है। चल के कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। यहाँ पर देखिए, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I इज इक्वल टू Q की जगह देखो अभी हमने क्या कैलकुलेशन किया, देखो NAVD इंटू T, ये तो नंबर था, और E से मल्टीप्लाई, तो इसको NEAVDT लिख सकते हो कि नहीं बताओ। हम इसको NEAVDT लिख रहे हैं, NEAVDT, और अपान में T पहले से वहाँ पर है, तो T से T कैंसिल, रिलेशन आया NEAVD। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको एक बार और अच्छे से समझिए, इसका डेरिवेशन हमें आना चाहिए कायदे से, ठीक है। एक बार हम दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, चूँकि इसमें काफ़ी बीच बीच में ब्रेक हुआ है। हमें अगर क्वेश्चन कहे कि प्रूव दैट या फाइंड द रिलेशन, कभी प्रूव दैट करके दे फार्मूला लिखेगा प्रूव दैट I इज इक्वल टू NEAVD, या कह देगा फाइंड रिलेशन बिटवीन I एंड VD, ये क्वेश्चन आ गया। तो हम अपने मन में सबसे पहली बात जो याद करेंगे वो हम कहेंगे I इज इक्वल टू क्या, Q/T। फर्स्ट टर्म नहीं याद हो जाएगा, बताओ, ये तो आसान सी बात है, ये तो हम जानते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं, हम तो इसको जानते हैं पहले से। हमने सबसे पहले क्या लिखा कि हम जानते हैं I इज इक्वल टू Q/T। क्यों क्या है, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। हम चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, चार्ज कितना पास हो रहा है। चार्ज अगर हमें निकालना है, मेरी बात सुनना भैया, तो चार्ज निकालने के लिए हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, E मतलब 1.6 10⁻⁻19। हम वैल्यू ना रख के उसका सिंबल रख रहे हैं। तो अगर हम चार्ज निकालना चाहें तो हमें क्या चाहिए, N चाहिए और E चाहिए। तो E तो कोई बात नहीं, हमें कुल मिला के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, कितने पास हो रहे हैं वायर से। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होंगे ये पता करना है। यूनिट वॉल्यूम के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन लेट करे हमने, स्मॉल n, 1 वॉल्यूम के पास। अगर वॉल्यूम 2 होता तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते, 2n। 3 होता 3n। अगर वॉल्यूम V है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, Vn। तो फॉर V वॉल्यूम अगर हम कहते हैं V वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने क्या लिया, V, तो फिर ये जो n हुआ तो क्या हुआ, NV हुआ कि नहीं हुआ बताओ।
अच्छा वॉल्यूम ऐसे होता क्या है वायर के लिए, अगर हम बात करें तो एरिया बेस इंटू हाइट, होता कि नहीं होता? हाइट को हम लेंथ भी कहते नहीं कहते बताओ? आप लेंथ भी तो कह सकते हो, वायर को ऐसे लेटा है ऐसे तो लेंथ कहोगे, और ऐसे है तो इसको क्या कहोगे? हाइट कहोगे। तो वॉल्यूम के लिए यही तो इस्तेमाल होता है, पाई आर स्क्वायर यानी एरिया इंटू एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया बेस, और एच क्या है? हाइट। हाइट क्या है? लेंथ। लेंथ को मैं वीडी में रिप्लेस करना चाहता हूँ, जो बात है हम लेंथ को इसमें ले जाना चाहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आनी चाहिए हमारे रिलेशन में। तो हम कहेंगे अगर हम कहें फॉर 1 सेकेंड या पर सेकेंड, देखो अगर हम पर सेकेंड की बात करें तो जो लेंथ होती है या डिस्टेंस होती है, बताओ भाई, वो वेलोसिटी होती है नहीं होती है? लेंथ या डिस्टेंस को वेलोसिटी नहीं कह सकते हो पर सेकेंड के लिए। तो 1 सेकेंड की अगर हमने बात की, देखो फॉर 1 सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड एल वी डी बन गया, तो ये देखो एन की वैल्यू क्या हो गई, तब बताओ ये क्या हो जाएगा? एन स्मॉल बनेगा, ए बनेगा और वी डी बना। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासेज इन 1 सेकेंड है। तो फॉर टी सेकेंड, अगर यही कैलकुलेशन हम टी सेकेंड के लिए बात करें देखो, तो फिर नंबर ऑफ कितना हो गया? एन ई ए वी डी टी। ध्यान से सुनना जरा बात को, एन निकाला मैंने नंबर ऑफ, और हमें निकालना एक्चुअल में क्या है? चार्ज। हमें क्या निकालना है? चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करते हो? एन इंटू ई। तो जब हमने टी सेकेंड का एन निकाल लिया, तो चार्ज निकालने में कितनी दिक्कत होगी हमें भाई बताओ? सीधा सीधा एन ही होता है, ई से मल्टीप्लाई करो तो क्यू क्या बना? देखो एन ई ए वी डी टी बना कि नहीं बना बताओ? और ये क्यू जो निकाला है तुमने, कैलकुलेशन इस बार हमने उल्टे अपोजिट साइड से कर दी, बस ये बात है। उसमें थ्योरी में हमने कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप की थी, इसमें हमने स्टार्टिंग अपोजिट से कर दी। हमने सीधे क्यू इज इक्वल टू एन ही उठाया और फिर उसमें टारगेट सेट किया मैंने। ये भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चार्ज निकल आया, और इस क्यू की वैल्यू यहाँ रख दो। क्यू की वैल्यू क्या निकाली अभी तुमने? एन ई ए वी डी टी। जब ये रख दोगे तो टी से टी कैंसिल होगा, बोलो भाई, और रिलेशन क्या तैयार हो क्या आया? I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे, आप अच्छे से इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए इसी रिलेशन को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। कैसे? देखो अगर हम एरिया को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें, ध्यान से देखना ज़रा, तो बचेगा क्या हमारे पास? एन ई वी डी। और आई बाई ए भी तो कुछ होता है, क्या होता है बताओ? आई बाई ए क्या है? करंट पर यूनिट एरिया क्या था? करंट डेंसिटी जे। इसको हम करंट डेंसिटी भी तो लिख सकते हैं। देखो यानी ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये तो बात हो गई यहाँ तक की, ये तो तुम्हें लिख ही लेना था। अब हम अगले आर्टिकल पे आते हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, नाम सुन लीजिए, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। ये क्या है, चलो इस पे बात करेंगे। बैटरी से बात करोगे तो